सो ऑब्सेशन इज वेरी वेरी हाई अराउंड ग्लोइंग स्किन, चमकती हुई स्किन। क्या ये वाकई में चेंज होती है? आपको अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको इधर से एकदम ट्यूबलाइट बना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। सीधा सीधा, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इंडिया में जो नानी माँ हैं, दादी माँ हैं, उनके नुस्खे चलते हैं। तो वन इज़ कि टूथपेस्ट फॉर पिंपल्स, वन इज़ कि लेमन जूस फॉर ग्लो। ये सब चीज़ें काम करती हैं या सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं? सो समवन हैज़ टैनिंग, वेकेशन पे गया था, बीच पे गया था, वापस आया, पूरे सब हो चुका है टैनिंग। क्या लगा है? इसको आप पहले ट्रीट ना कीजिए, इसको पहले हील होने दीजिए। एनी मॉइस्चराइजर, एब्सोल्युटली एनीथिंग, आपको निविया, वैसलीन, पॉन्ड्स, जो भी आए जो समझ, लगाना है लगाओ। लगाइए। जो पिंपल पैचेस होते हैं, क्या वो स्कैम है या काम करते हैं? आई लव पिंपल पैचेस। पिंपल पैचेस लोगों को स्कैम अगर लग रहे हैं, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको ठीक से। स्ट्रेच मार्क्स, वी हैव हेसिटेशन मार्क्स कि सपोज समवन कमिटेड सुसाइड, तो निशान रह जाता है किसी के। तो घर की रेमेडी की ये लगाओ तो हट जाएगा? नॉट वेरी, नथिंग एज सच इफेक्टिव कुछ नहीं है। बात करें इंडिया की, तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड में उन्हें सुंदर, सुशील, गोरी कन्या चाहिए। सो ऑब्सेशन इज़ वेरी वेरी हाई अराउंड ग्लोइंग स्किन, चमकती हुई स्किन। क्या ये वाकई में चेंज होती है या फिर जो आपकी स्किन का कलर भगवान ने दिया है वही रहता है? या ऑल दिस नरेटिव अराउंड ये अप्लाई करो तो आपका शेड 8 से 9 पे हो जाएगा, 10, जो भी वो बताते हैं स्केल वाइज? सो सी, आपका जो स्किन कलर है वो डिसाइडेड है एट बर्थ। इट डिपेंड्स आपके मम्मी पापा के कलर पे ही डिपेंड करेगा। आपको अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको इधर से एकदम ट्यूबलाइट बना दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। सीधा सीधा, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि मैं आपका स्किन कलर चेंज कर रहा हूँ, वो आपको झूठ बोल रहा है। आपके पैसे बर्बाद होने वाला है। दैट्स इट। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, देखो, जो मेन स्किन कलर है वो जेनेटिक्स से ही होता है। इसमें मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है। तो जैसे मेलाज्मा होता है जो यहाँ पे झाइयाँ आती है, वो हो गया। या फिर अगर आपको एक्ने आ गया है तो एक्ने के बाद काले दाग रह जाते हैं। या फिर आप कोई वेकेशन पे गए हैं तो आपको टैनिंग हो गई है। ये सब ठीक है, ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। इसको हम, मतलब ये है आपका एक्सेस मेलेनिन। हम एक्सेस मेलेनिन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, हम आपका मेलेनिन हटा नहीं सकते। एक एक्सेप्शन है इसका, कि जो हमारे पेशेंट्स विटिलिगो के होते हैं, जो सफ़ेद दाग वाले होते हैं, जब उनको बहुत एक्सटेंसिव, बहुत मतलब ऑलमोस्ट पूरी बॉडी हो गई हो, तो जितना 10% जो भी बचा हो, अगर स्किन जो नॉर्मल कलर की है, तो विच डजंट लुक विजुअली अपीलिंग उनको, तो हाँ, देर इज़ अ प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस वी गिव देम लगाने के लिए, जिससे वो सफ़ेद हो जाता है। पर वो सफ़ेद हो जाता है जैसे विटिलिगो का होता है, बस। ऐसे नहीं है वो कि आप उसको लगा के आप खुद को गोरा कर सकते हो। वो हम डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, वो ऐसे नॉर्मलाइज नहीं है। बट जो अगर हम बोल रहे हैं कि हम आपको थोड़ा ब्राइटन कर दें, ग्लो कर दें, वो पॉसिबल है। उसको, उसमें हम आपको प्रोडक्ट्स देंगे जो आपका एक्सेस, जो ज़्यादा मेलानिन बन रहा है, जैसे कलर आ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जैसे पिंपल के निशान रह गए, हम निशान हटा सकते हैं ताकि वो थोड़ा इवन दिखे, और वो हम ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मैं आपको गोरा कर दूंगा, रन ऑपोजिट डायरेक्शन, डोंट लिसन टू देम। फॉर श्योर आई वुड से दैट एक टीनेजर जिसको अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ को और स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए एक इनर सर्कल, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एल्स दे विल गेट कैरिड अवे बाय ऑल दोज थिंग्स जो कि इंटरनेट पे फ्लोट कर रही हैं। अ क्विक फिक्स, एंड वो स्किन पे कितना हार्म कर जाए कुछ नहीं पता। ऐसा कोई केस जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर हु इज़ नॉट अ डर्मैट का एडवाइस था एंड द पेशेंट ने उसको फॉलो किया, इट बैकफायर्ड एंड ही और शी केम टू यू कि मैम मैंने ये चीज़ किया था फॉलो और वो काम नहीं किया, तो उसने क्या चीज़ फॉलो करी, क्या I ख़राब have हुआ और कैसे ठीक किया आपने? आई हैव हैड अ पेशेंट जिसको एक इन्फ्लुएंसर ने 2-3 साल पहले की बात है, वो इन्फ्लुएंसर इज नो लॉन्गर मेकिंग कंटेंट ऑल्सो अभी तो, जितना मैंने देखा थैंक यू है। फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर नॉट डूइंग इट। बट उसने उसको एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे दिए थे। तो इसमें बिकॉज फॉर एक्ने
कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे दिए थे कि ये खा लेना 5 दिन, ठीक है। उसके साथ मतलब आप सोच टैबलेट्स दे रहे तो ऑफ कोर्स क्रीम्स भी दिए ही है उसने प्रिस्क्रिप्शन वाले। और वो उसने मेरे को पेशेंट जब आई थी तब उसने मेरे को बता दिया कि अच्छा आई एम यूजिंग दिस, आई एम डूइंग दिस। मैं बोला ओके ठीक है, तो ये उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा आपके पास, कब लिया था आपने, किसने दिया था, कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। नहीं, वो तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर से डीएम पे पूछ लिया था, उसने मेरे को बता दिया था। तो तब और इन्होंने हमारे पेशेंट ने भी यूज़ कर लिया था उसको कुछ ज़्यादा ही। जैसे जो क्रीम्स होती है उनकी भी जैसे दवाइयों की डोजेजेस होती है, क्रीम्स की भी नॉट एग्जैक्टली डोजेज बट क्वांटिटीज़ होती है। ओके, तो पी साइज अमाउंट होता है किसी का काफ़ी ज़्यादा होता है। सनस्क्रीन का 2 फिंगर लेंस होता है। उन्होंने मॉइस्चराइज़र जैसे लगा लिया था अच्छे वो, से। और उनका चेहरा हो गया था लाल। उसके साथ हो गई थी पर्जिंग, जो मतलब जो लोअर लेयर्स ऑफ एक्ने होते हैं, जो फॉर्मिंग होते हैं, वो आ गए थे सारे ऊपर। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू गेट इट फिक्स्ड। हो गई थी वो भी ठीक, बट मतलब जो चीज़ शायद 1 आध महीने में या शायद 6 हफ्ते में ठीक हो जाती, उसको लग गए थे 4 महीने। तो ये होता है पेशेंट्स के साथ कि वो बह जाता है कभी कभी। एक रिपोर्ट थी WHO की, वो कहते हैं कि 1 out of 3 people who have acne, it's because of either anxiety or depression. So do you feel कि emotions की वजह से भी acne होते हैं? So there is some data that suggests it, but it is not a very direct correlation. What I have seen practically is कि people with anxiety, depression, they don't have it in them to get out of bed many times. ठीक है, you're not getting out of bed, you're not making and not कि वो consciously they are making these decisions of course. जी। वो नहीं ले, उनकी एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम होती है, उनका खाना शायद या तो टाइम पे नहीं हो रहा होगा, या फिर अगर दे आर स्टेइंग बाय देमसेल्व्स खुद कुक करना अगर हो रहा होगा तो दे प्रॉब्ली प्रेफर मोर इंस्टेंट फूड, राइट, विच इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेट। सो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स आके will worsen your acne rather than कि I am depressed but I am doing everything right, but just because of depression acne हो रहा है, वेरी लेस चांस, मोर लाइकली कि आपकी ये जो सराउंडिंग जो बाकी के फैक्टर्स है उसकी वजह से आपका एक्ने वर्सन हो रहा है। एनी स्टोरी विच यू वुड लव टू शेयर कि कोई ब्राइड थी, बिकॉज उनको बहुत रहता है कि इट इज़ माई बिग डे, आई हैव टू लुक ब्यूटिफुल। Fair enough, हाँ, it फेयर is, इनफ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसी कोई कहानी जहाँ पे लगा हो कि शी हैड लॉट ऑफ लाइक प्रेशर ऑन हर टू लुक नाइस सोसाइटी वाइज या फिर पर्सनल एस्पिरेशन वाइज? आई हैव हैड पेशेंट्स जिनको, आई हैड अ पेशेंट जिसने मेकअप का ट्रायल किया था, मेकअप डिड नॉट वर्क आउट फॉर एंड उसको बहुत ख़राब एक्ने हो गया था। लकीली शी हैड टेकन 3 months बिफोर हर वेडिंग, तो हमारे पास थे वो 3 महीने, बट वो तो उसका तो था रेडी कि मैं कैंसिल कर दूंगी सब, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मैं कैंसिल कर दूंगी। एंड आई वाज लाइक तू रुक तो जा, लेट मी एटलीस्ट ट्राई, वी कैन फिक्स इट। सो she got married on her date, no refunds, no cancellations. But I have had patients, even now I have a patient jisko not acne, but he has a different skin disease on his body, like little spots, and so he's cancelled his शादी, for he's postponed it कि मैं हल्दी कैसे लगवाऊँ, because मेरे को तो शर्ट निकालना पड़ेगा मेरा, तो मैं कैसे लगवाऊँ। तो we're treating him. I've had another patient जिसकी, and this was in a municipal setup, तो मतलब then you can understand the kind of patient that has come, कि वो आई थी, उसको हो गया था बर्न, गर्म पानी या कुछ गिरा था उसकी हाथ पे, फिर उन्होंने लगाया उसको कवर करने के लिए मेहंदी उस पे, और फिर उसका बड़ा सा ब्लिस्टर बन के वो फूट गया। उसकी एंगेजमेंट थी 10 दिन में, और एंगेजमेंट में ये हाथ तो इम्पॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड, उसी पे तो लगाना है, और उसने था कि ये देखेंगे तो मेरा तो वो तो तोड़ देंगे, उनको लगेगा कि कोई डिजीज़ है वो तो तोड़ देंगे। तो लकीली तब हॉस्पिटल सेटअप था, तो हम लोग ने मतलब उसे ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छे से उसका हो गया था, उसको तब मतलब वो विलिंग भी थी कि मैं दवाई खा लूँगी, वरना पेशेंट्स विलिंग नहीं होते, बट हो गया था, मतलब अच्छे से प्रॉपरली स्किन आ गई थी। डेफिनेटली इट वाज नॉट एकदम प्रॉपर, थोड़ा कलर मिसमैच था, तो वो तो हो गया था मेकअप से, पर हो गई उसकी भी सगाई। बट मैंने ये बोला था कि उस पर वापस मेहंदी मत लगाना अब, पर ये हुआ है कई पेशेंट्स के साथ, वेरन उनको ऑफकोर्स लगता है कि उनका बिग डे है, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट।
अच्छा, बात करते हैं इंडिया में जो नानी माँ हैं, दादी माँ हैं, उनके नुस्खे लाइक चलते हैं। बिल्कुल। सो अगर पिंपल्स होते हैं तो उस पर टूथपेस्ट लगा लो, है ना? या फिर अगर पर ग्लो दादियाँ नहीं बोलती है, सच बता रही हूँ मैं, नहीं ऐसा ऐसा बोलती। कहा गया है ऐसा कहा गया है लाइक कहानियों में कि दादी माँ नानी माँ ऐसे कहती हैं, नो मैटर उनकी अपनी स्किन इतनी अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल ऐसा कहा गया है कि नानी ने कहा, दादी ने कहा है। सो वन इज़ कि टूथपेस्ट फॉर पिंपल्स, वन इज़ कि लेमन जूस फॉर ग्लो। ये सब चीज़ें काम करती हैं या सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं? सो टूथपेस्ट तो नहीं काम करती, बिल्कुल नहीं करती। और एक्चुअली सी टूथपेस्ट से क्या होता है कि आपकी वो जो पिंपल है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। बट आप उससे ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके घर में आग आ गई, आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा लिया, फायर एक्सटिंग्विशर इज स्टिल द राइट थिंग टू डू, टूथपेस्ट इज नॉट द राइट थिंग, बट आपने कर लिया, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि आपका घर फायर प्रूफ हो गया, राइट। आपने एक बार टूथपेस्ट लगाया यहाँ पे, डजेंट मीन कि अब यहाँ पे पिंपल नहीं आएगा। तो पहले तो ये ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है, सही ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो नहीं करना है ये। बट टेम्परेरी रेमेडी है। टेम्प्रेरी रेमेडी आई वुड स्टिल नॉट रेकमेंड, क्योंकि वो ड्राइनेस के बाद आपकी स्किन उधर काली पड़ जाएगी अच्छी खासी, और वहाँ पे बर्न्स के चांसेस होते हैं फिर, अच्छा, ठीक है। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी टूथपेस्ट मत इसे, लगाओ अगर एक्ने है तो। बिल्कुल। ओके। लेमन जूस, अब लेमन जूस का ये कहाँ से आया है? फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इज कि लोगों को लगता है उसमें विटामिन सी है, क्योंकि हम बोलते हैं विटामिन सी कम है, सिट्रस फ्रूट्स खा लो। सिट्रस फ्रूट क्या है? लेमन, बस। इट्स सिंपल ए लॉजिक टू है। बी टू सी, बस। तो बस ये उनको लगता है, बट सी विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारे सीरम्स होते हैं। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, आप एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और सिट्रिक एसिड सेरम आपने सुना नहीं होगा कभी, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि वो नहीं डाला जाता स्किन पे। तो वो सिर्फ अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में अगर यूज़ करना है सेरम में तो ही होता है, वरना नहीं होता। तो लेमन जूस बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। लेमन जूस से इनफैक्ट एक डिजीज़ है कॉल्ड फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस, ठीक है। फाइटो मीन्स प्लांट, फोटो मीन्स सन, एंड डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन। तो कि लोगों ने ये जब लगाया है लेमन वगैरह और बाहर सन में गए हैं, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो उनको फिर पूरे रैशेस हो जाते हैं। इन द यूएस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिकीला डर्मेटाइटिस और Tequila? मार्गरीटा डर्मेटाइटिस। क्यों? क्योंकि उधर नींबू के साथ टेकीला होता है वो, डर्मेटाइटिस और मार्गरीटा डर्मेटाइटिस, क्या होता क्योंकि है? वो नींबू के साथ होता है ना। तो हाँ। ओवरनाइट आप पी रहे हो टिकीला या मार्गरीटा, जिसमें बहुत सारा नींबू यहाँ यहाँ लग गया, सुबह उठ गए, अब चले गए वापस बीच पे, और यहाँ पूरा रैशेस हो गए। सो ये भी होता है वहाँ पर, यहाँ पे नहीं है एटलीस्ट, बट यहाँ जाएगा। पे नींबू के अलग प्रॉब्लम्स है। सो नींबू हो गया, पोटैटो जूसेस हो गए, गार्लिक एक बहुत बड़ा होम रेमेडी है कि गार्लिक नहीं खाना चाहिए? लगाना, अच्छा, ना लगाते लगाना हैं, चाहिए। हाँ। अच्छा। तो उससे तो बहुत ख़राब बर्न्स हुए हैं, बहुत ख़राब बर्न्स हुए हैं पेशेंट्स के। तो बिल्कुल गार्लिक तो बिल्कुल ही नहीं लगा। सो नो लेमन जूस, नो गार्लिक, नो टूथपेस्ट। नो टूथपेस्ट एंड नो पोटैटो। नहीं पोटैटो पोटैटो ठीक है, स्टिल हार्मलेस, वो करना चल जाएगा, है। like या peels जो फिर है अपने लगा सकते बेसन हो गया, दही, मतलब आपको बिल्कुल लगाना ही है कि मैं मानूंगा नहीं जब तक मैं उसका नहीं ट्राई करूंगा। बेसन फिर भी थोड़ा बहुत सेफ है। बेसन is fine? बेसन इज फाइन। बेसन के अंदर दही, रोज वाटर, रोज वाटर मतलब ये मिला ना के। ऐसी चीज़ है कि आपको शायद इम्प्रूवमेंट ना दिखे, बट वो आपको बर्न तो नहीं देगी, ऐसी चीज़ है ये। ओके। दिख गया इम्प्रूवमेंट, दिख गया, ग्रेट, मुल्तानी मिट्टी? फाइन। बट मुल्तानी मिट्टी में भी प्रॉब्लम्स क्या है कि देयर इज नो डोज, राइट। कोई कोई एक एक दो दो चम्मच ले लेगा, कोई कोई इतना सा लेगा। इन सब घरेलू नुस्खों में ये प्रॉब्लम बहुत आती है डोजेज की, ठीक है। और फिर लोग उसको रोज़ लगाते हैं। रोज़ लगाने से आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मतलब ऑयली स्किन भी, मेरी भी ऑयली स्किन है, ड्राई होके खिंचने लगेगी, ऊपर फ्लेकिंग हो जाएगी, क्योंकि लोग रोज़ लगाने लगते हैं। अगर लगाना है ज़रूर लगाइए, वंस अ वीक, ठीक है। घरेलू नुस्खे इसके ऊपर मत लगाइए। मतलब अगेन आप पोटैटो हो गया या फिर टमेटो जूस हो गया, लोग टैनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब एक टमाटर दूसरे टमाटर जैसे दिखता भी नहीं है, आप कैसे ये कर सकते हो कि उसका सेम जूस आएगा? नहीं आएगा। यू नो, मे बी वन इज़ लिटिल मोर रॉटन ऑल्सो, क्या पता। सो देयर डोज एडजस्टमेंट नहीं है उसमें, प्रेजर्वेटिव्स जो लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है, बट वो नहीं है। तो आपने अगर आज बनाया, आज यूज़ कीजिए, आप उसको फ्रिज में भी नहीं रख सकते, राइट, टू यूज़ कल के लिए। फॉर टैनिंग फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ टैनिंग, कोई वेकेशन पे गया था, बीच पे गया था, वापस आया, पूरे सब हो चुका है टैनिंग, क्या लगाए? सबसे पहले उनको एटलीस्ट आई वुड से फॉर अ वीक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही लगानी है, बिकॉज टैनिंग एक डैमेज है हमारे स्किन का, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि आप गाड़ी चला रहे हो,
ठीक है, बहुत धूप, मतलब डिजर्ट में गाड़ी चला रहे हो, तो आप स्किन वो टिंट लगाओगे जी, विंडोज पे, या फिर वो ऊपर लगता है, जितना भी प्रोटेक्शन ले सकते कि हो, धूप ना आए राइट, अंदर। एग्जैक्टली। तो ये है हमारा मेलेनिन जो स्किन बनाती है टैनिंग के इस हिसाब से, ठीक है, कि और धूप अंदर ना आए और धूप डैमेज ना करे इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा टैन बन जाता है। तो ये डैमेज्ड स्किन है, इसको आप पहले ट्रीट ना कीजिए, इसको पहले हील होने दीजिए, ओके। ठीक है। सो मॉइस्चराइजर हो गया, बॉडी लोशन जो भी, सनस्क्रीन, ये एनी लगाइए। मॉइस्चराइजर, एनी 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 एब्सोल्युटली एनीथिंग, आपको निविया, वैसलीन, पॉन्ड्स, जो भी आए जो समझ, लगाना है लगाओ। लगाइए, नो प्रॉब्लम। फेस पे, इफ हाथ यू पे, कैन पैर पे, हर प्रेफर, जगह हाँ कोई हर दिक्कत जगह, नहीं है। इफ यू अच्छा, कैन प्रेफर फ्रेग्रेंस फ्री, अगर आप सेंसिटिव स्किन हो तो फ्रेग्रेंस फ्री यूज़ कीजिए। ठीक है। कई बार फ्रेग्रेंस एलर्जी को वर्सन करते हैं, ठीक है। सिर्फ दैट इज़ दी ओनली थिंग। बट अगर आपको फ्रेग्रेंस से भी दिक्कत नहीं आ रही है तो लगाइए, कोई बात नहीं है। बोरो प्लस बोरोलिन वट जो है एवर डज समझ, नॉट for a मैटर। week। हाँ, फॉर अ वीक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन लगाना ही है। एक बार ये आपकी स्किन थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि उतना अगर आपको टैन हुआ है, मतलब आपका सन एक्सपोजर हुआ है, तो ड्राई भी हो गई है आपकी स्किन, है ना, तो थोड़ा मॉइस्चर तो उसका रिटेन हो जाए, फिर आप टैनिंग का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट होता है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड से, ये एक्सफोलिएंट्स है। तो ये क्या करते हैं कि जो ऊपर की लेयर है स्किन की जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड पिगमेंट है, उसको वो डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर मी। कि जो आपने टिंट लगाया है वो हट रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपने 10 लेयर लगा दिए टिंट की, वो प्लास्टिक की, एक एक लेयर हट रहा है ऑलमोस्ट ईच टाइम आप वो एसिड लगा रहे हैं। पर इसको भी आप रोज़ नहीं कर सकते, इसको आप हफ्ते में एक बार करेंगे। तो ये एसिड्स कहाँ मिलेंगे? तो ये सेरम्स में मिल जाते हैं आपको, Serums, okay। बहुत इजीली मिल जाते हैं। दैट इज द ओनली ऑप्शन, या फिर एंड आल्सो हैव नहीं, अ? सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ये तो मतलब आई एम सेइंग अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अच्छा, ठीक है, आप सेरम्स ये घर मिल जाते हैं, 5-10% तक मिल जाते हैं, 7% काफ़ी कॉमन है, 6-7% वो मिल जाता है आपको, वो आप घर पे ही सेफली लगा सकते हैं, ओवर द काउंटर मिलता है, मतलब इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये आप लगाइए, सुबह सनस्क्रीन कंटिन्यू करनी ही है ताकि और डैमेज ना हो, बस इससे आपको मे बी 2-3 वीक्स में क्लियर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। बट रेगुलरली लगाना है, सो हट अच्छे से जाएगा लगाना अपने है, आप? हट जाएगा। बट इसको आई वुड से मे बी हफ्ते में 2 बार या 3 बार से ऊपर नहीं लगाएं, ठीक है, रोज़ नहीं लगाना है। सो फॉर एग्जांपल, टैनिंग हुआ, आपने आने के बाद उस पर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एक हफ्ते के लिए, एंड एक हफ्ते के लिए, नहीं बस। दो चीज़ें लगाई आपने फॉर अ वीक, राइट? एंड देन सेकेंड वीक में आपने ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड बेस्ड सीरम, एंड आजकल ग्लाइकोलिक लैक्टिक के मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, Okay। वही लगा लो वो आप, लगा लो आप। है ना, वो लगा लिया After a आपने, हाँ, एक हफ्ते के बाद सेकेंड वीक में लगा लिया, मे बी ऑल्टरनेट नाइट्स लगा लिया, या फिर 2 रात छोड़ के 1 रात लगा लिया, ठीक है। और दिन में सनस्क्रीन तो रोज़ लगाना है, इससे आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। बट लेट से आपको नहीं है पेशेंस, नहीं रुकना इतना, ठीक है, तो आप क्लिनिक में जा सकते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर आपको लेज़र करके दे सकते हैं, हमारे पास एक क्यू-स्विच्ड एनडीएग लेज़र आता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी एक्सेस मेलेनिन है उसको टारगेट करके वो फोड़ देता है, वो आपको ऐसे टक 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 जैसे बस महसूस होगा, ऐसे कुछ डैमेज नहीं करता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी ग्लाइकोलिक बताया, 5-6-7%, वॉल्यूम में वैसे वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम में वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ओके, बट सेरम, ठीक सो ग्लाइकोलिक पील कर सकते हैं। सो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे ये 6-7% है, वो ही आपको 30% मिल जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, या फिर 50% मिल जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसको सुपरविजन में ही करना होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट ही करके देंगे आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रह गया तो फिर वो उससे भी बर्न हो सकता है, ठीक है। बट डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको एडवाइस करेंगे कि वो पहला हफ्ता जो आप सनस्क्रीन और बॉडी लोशन लगा रहे हैं कि स्किन थोड़ी रिपेयर हो जाए, वो तो करना ही है, बिकॉज उसको अगर नहीं किया और हमने पील कर दिया तो और चांसेस है डैमेज होने के, और डैमेज हमेशा इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन ही छोड़ेगा, कोई भी डैमेज हो, वैसे वो एक्ने हो या ऐसा सन डैमेज हो, वो पिगमेंटेशन छोड़ता है, जो हमें नहीं चाहिए। एंड इसके बाद ऑल सॉर्टेड, गुड टू गो। एंड फिर अगली बार के लिए इंश्योर कि आप सनस्क्रीन कैरी कर रहे हैं। सनस्क्रीन आजकल तो इतने फॉर्म्स में आती है, वेदर इट इज़ स्प्रे सनस्क्रीन जिसमें आपको बस करना है, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे आपके। सो कूल। हाँ, तो वी डिडंट हैव ऑल दीज ऑप्शन, सनस्क्रीन, स्प्रे, स्टिक, पाउडर, एवरीथिंग, बट ये सब रीएप्लीकेशन स्पेसिफिक है। एक लेयर आपके सनस्क्रीन का आना चाहिए, उसके ऊपर आपको जितना स्प्रे करना है कर लो। जो पिंपल पैचेस होते हैं, क्या वो स्कैम है या काम करते हैं?
आई लव पिम्पल पैचेस, अच्छा। मतलब इट इज़, आई रियली लव देम। इट वर्क फॉर यू? यस, मतलब अगेन समथिंग जो मैं हर सेल में मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। ओके, पिम्पल पैचेस लोगों को स्कैम अगर लग रहे हैं, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको ठीक से। क्या सही ठीक तरीका है, यूज़ करने का? तो इट्स वेरी सिंपल। पिम्पल पैचेस कब लगाना होता है ये आपको समझना है, ठीक है। पिम्पल पैचेस लगाना है आपको उन पिम्पल्स पे जो पस फिल्ड हो गए हैं, ठीक है, या फिर इवन अ वाइट हेड जो क्लॉग हुआ है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे अभी आप सपोज यहाँ पे पिम्पल है जिसमें पस भरा है, मवाद भरा है, आप उस पर पिम्पल पैच लगा दिया, मे बी नॉट द नेक्स्ट डे बट एटलीस्ट 2 days लेटर, और वो चेंज भी करना है, ऐसे नहीं कि सेम चलाना है, वो जो पस है उसको वो सक आउट कर लेता है और वो निकल जाता है, जिससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सपोज आपने अगर कुछ नहीं किया, वो फूट जाएगा, ठीक है, उसमें बड़ा फिर छेद रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उस पर स्कैब बनेगा, काला हो जाएगा, एवरीथिंग। पिंपल पैचेस से हीलिंग बहुत बहुत फास्ट हो जाती है। वो काम कैसे करता है कि वो आपका जो भी पस है उसको सक इन करेंगे, पस हो गया या फिर समटाइम्स सीबम जो तेल होता है उसको सक आउट कर देता है वो, ठीक है, और फिर वो निकल जाता है इन अ हाइजीनिक वे, क्योंकि आप बस यही कर रहे हो, निकल गया है वो, ठीक है, जिससे आपकी हीलिंग अच्छी हो गई है। पिंपल पैचेस में भी कई प्रकार के आते हैं। सो हमारे पास प्लेन पिंपल पैचेस आते हैं, हाइड्रोकोलॉइड वाले पिंपल पैचेस आते हैं विद सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वाले इज़ व्हाट आई यूज़, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड उनमें ऐसे छोटे छोटे सुई जैसे होते हैं, यू कैन से माइक्रो डार्ट्स, जो आपकी स्किन पे जाके सैलिसिलिक एसिड अंदर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। सीका वाले आते हैं जो सूदिंग के लिए होते हैं, दे आर वेरी गुड, बट टू नो वेयर टू यूज़, पस वाले पे लगाइए, अमेजिंग गुड रिजल्ट। आप उसको लगाए अगर सिस्ट पे जो स्किन के अंदर बना होता है, तो किस पे काम करेगा, वो क्या सक आउट करेगा। तो लोग जब पिंपल पैचेस को ऐसे लगा रहे हैं तो उस पर काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे हो कोई इंसान जो अपनी स्किन को ऊपर टच करता है, पिंपल्स आते हैं, तो लोगों की हैबिट होती है कि यहाँ पे पिंपल आ गया, ऐसे देखेंगे कहाँ तक पहुँचा है आज पिंपल, राइट, तो वो लोग चेक करते हैं। सो फॉर देम ऑल्सो पिंपल पैचेस आर ग्रेट, क्योंकि आप हाथ भी लगाए अनकॉन्शियसली आपका हाथ वहाँ पहुँच जाएगा, बट देर इज़ अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, बिकॉज आपने शायद हाथ नहीं धोया हो, ठीक है, वो डर्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है, इन जनरल वो एरिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। सो अगेन वेरी गुड। थर्ड थिंग आई वुड से इज़ गुड इज़ इफ़ यू आर समबडी जो कॉन्शियस है पिंपल्स के बारे में, वो पिंपल पैच लगा के, एक तो वो दिखता कम है, ठीक है, और अगर आप उसके ऊपर मेकअप लगा रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं विदाउट वरिंग कि वो पिंपल कुछ हो जाएगा। वरना काफ़ी सारी औरतें या फिर इवन मैन जिनको दिक्कत हो रही है कि पिंपल दिख रहा है, वो उस पर कंसीलर लगाएंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि वो कंसीलर लगा लिया, वही कंसीलर अंदर डाल दिया, वो तो गंदा हो ही गया, ठीक है, और इस पिंपल को भी आपने गंदा कर दिया। कल आप इसी पे वापस वही सोल्यूशन लगाओगे, ओके, या फिर किसी और दिन आप लगाओगे नॉर्मल स्किन पे टू हाइड सम डिस्कलरेशन, पर वो सोल्यूशन तो गंदा हो गया ना, आपकी कंसीलर की फॉर्मूला तो गंदी हो गई विद दैट पिंपल, विद दैट पस, उसको आप हर जगह लगाओगे, दैट विल ऑल्सो स्प्रेड। सो एटलीस्ट आप पिंपल पैच लगा रहे हो, उसके ऊपर लगा रहे हो, उसका सैनिटरी भी रहेगा वो थोड़ा सा। सो आई वुड से पिंपल पैचेस ग्रेट आइडिया, यूज़ कीजिए, बट सीखिए कहाँ यूज़ करना है। और ये ही आपका स्टैंड अलोन एक्ने ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि भाई जब एक्ने आता है मैं लगा देती हूँ, नहीं, आपका ये एक्ने तो ठीक हो जाएगा, बट इट विल नॉट स्टॉप कहीं और एक्ने आने से, तो उसकी ट्रीटमेंट तो आपको करनी है, ये स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है, बट वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। जो स्कार्स हैं किसी के, किसी इंजरी के बाद, वो कैसे हटेंगे फिर? प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स ओनली ऑप्शन? लेजर्स, अच्छा, क्रीम्स, बट कोई डिपेंडिंग ऑन द स्कार, कोई क्रीम्स आई रेमेडी विल नहीं है? जस्ट से घर की रेमेडी की ये लगाओ तो हट जाएगा? नॉट वेरी, नथिंग एज सच इफेक्टिव कुछ नहीं है। जैसे वी हैव stretch marks, we have hesitation marks कि suppose like someone committed a Yeah. suicide, करेक्ट। तो निशान रह जाता है किसी के, तो ये सब कभी नहीं सो जाएगा? निशान ना, जैसे आपने बोला हेजिटेशन मार्क्स, राइट, तो हेजिटेशन मार्क्स का ना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कार होता है, हाइपरट्रोफिक स्कार बनता है यूजुअली उसका। मतलब? हाइपरट्रोफिक मतलब कि वहाँ की चमड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, Okay. नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है, तो आपने देखे होंगे तो वो मतलब मोटी रहती है यहाँ की स्किन, वो प्रॉपरली 3-4 होता है, तो उसको लाइन बनी हम होती है, लाइन बनी हुई होती है पूरी। एग्जैक्टली लाइन हो जाती है वो। तो इसमें हम फिर भी इंजेक्शन दे सकते हैं,
ठीक है, वो स्किन थोड़ी पतली करने के लिए, बट Okay. पतली करके भी उसके निशान थोड़े बहुत रह सकते सकते हैं, हैं। फिर लेज़र करना होता है। अगर लेट्स से मारपीट हो गई, ठीक है, उसकी जो स्कारिंग होती है यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी से ही जाती है, उसको स्कार रिविजन सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। लेज़र से वो प्रोमिनेंस उसका कम हो सकता है। अगर आप खुश है कि लेट्स से वो 100% जो एकदम विजुअली दिख रहा है, लेट्स से 40% पे आ गया, आप खुश है उससे, वेल एंड गुड। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं चाहिए तो उसमें प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व होना ही होता है। लेट्स इमेजिन कि मैं आपके लिए क्लिनिक आया हुआ हूँ एंड आई एम अ पेशेंट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सवाल है कि एक्ने का परमानेंट क्योर होता है या फिर मैनेजमेंट ही बेस्ट है? सी एक्ने क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। हम इसको जब देखते हैं एज अ सिंगल पिंपल, लोगों को लगता है कि ये पिंपल आ गया तो 2 हफ्ते में चला गया, राइट। तो पीपल एक्सपेक्ट कि अब कुछ नहीं होगा, जैसे अभी सर्दी खांसी थी 1 हफ्ते में ठीक हो गई, अब मैं 2-3 महीने तो परेशान नहीं रहूँगा, ऐसे लगता है। बट दैट इज़ नॉट वॉट इट इज़। एक तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है मतलब बहुत सालों तक चलेगी, ठीक है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। फिर देर आर बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टी फैक्टोरियल होता है एक्ने, ठीक है। फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी थी, ठीक है, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, जनरल फैमिली, ठीक है। आपकी फिर डाइट कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या लगा रहे हैं चेहरे पे, शायद आप कुछ लगा ही रहे हो, जैसे कई लोगों को नारियल के तेल से पिंपल्स हो जाता है, ठीक है, तो आप शायद कुछ गलत लगा रहे हो, या फिर आपके हार्मोन्स सही नहीं चल रहे हैं, कुछ तो इम्बैलेंस है हार्मोन्स में। मेन पहले लोगों को एक्ने कब आता है? प्यूबर्टी में, जब उनके हार्मोनल लेवल्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं नेचुरली, कुदरत से, राइट। कई लोगों के वो शायद नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, इसलिए उनको अडल्ट एक्ने हो जाता है, ठीक है। तो एक्ने अगर आपने सारे फैक्टर्स अपने ठीक कर दिए, जेनेटिक्स असाइड, बाकी सारे फैक्टर्स ठीक कर दिए और तो भी आपका एक्ने नहीं जा रहा है, तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बट हाँ, इसको मेंटेन करके रखना है। हम आपको क्लियर स्किन दे भी दे, पर आपको मेंटेन करके रखना है उसे। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर आप एक्ने प्रोन हैं तो आप एक्ने प्रोन रहोगे, आप पे है कि आप उसको कितना मेंटेन करोगे बस। ऐसा भी है कि जो एक्ने है इट इज़ मोर लाइक प्रिवलेंट इन अ फीमेल एज कम्पेयर टू अ मेल। बिकॉज येस, एंड बिकॉज हमारी नॉर्मल मंथली साइकिल्स में ही हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं नेचुरली, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर इट, ठीक है। वन हार्मोन हैज़ टू गो अप फॉर ओव्यूलेशन, वन हार्मोन हैज़ टू गो डाउन फॉर पीरियड। एब्सोल्युटली। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते और उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। इंटरेस्टिंग। सो आपने कहा कि किसी ने स्किन पे लगाया नारियल का तेल तो उसको पिंपल्स आ सकते हैं। हाउ डू आई गेट टू नो कि मेरी स्किन टाइप कैसी है? वेरी सिंपल एक्चुअली, आपको चेहरा धोना है, जेंटल क्लेंजर अगर होगा आपके पास कोई उससे, ठीक है, और 1 घंटा बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, और देखना है फिर 1 घंटे बाद कि आपको ऑयली कहीं लग रहा है क्या फेस पे। टिपिकली अगर ऑयली स्किन है तो पूरा चेहरा तेली बन जाता है, ठीक है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो सिर्फ ये जो टी जोन है, और टी जोन लोगों को यहाँ तक लगता है टी जोन यहाँ तक होता है, एक्चुअली आपका जो टी जोन है, यहाँ तक। हाँ, जो फोरहेड, नोज़ एंड चिन एरिया, ठीक है, ये अगर ऑयली हो गया है तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी चीक्स ड्राई रहते हैं, ठीक है। ये सबसे कॉमन स्किन टाइप है बाय द वे। फिर अगर आपको लग रहा है कि खिंच रही है स्किन, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा फ्लेकिंग दिख गया, डेड ड्राई स्किन दिख गई, तो आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है कि यू नो बाबूराव मस्त है सॉर्ट ऑफ, यू आर लकी, आपकी नॉर्मल स्किन है, यू आर द लकीस्ट पर्सन अलाइव, आपको कुछ नहीं करना है, बस जीना है आराम से, तो दैट इज़ योर स्किन टाइप बस। और लोगों को रॉन्गली लगता है कि सेंसिटिव स्किन इज अ स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं है, वो एक कंडीशन है जिसको हमें मैनेज करना है। एक्ने प्रोन स्किन नॉट अ स्किन टाइप। ये 4 ही है जो स्किन टाइप है, इसके आगे पीछे का ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हो, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ग्रेट, बट ये स्किन टाइप में नहीं फॉलो होता। यू स्पोक अबाउट कि फूड हैबिट्स भी एक रीज़न है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको डेयरी से एक्ने हो जाता है, व्हेन दे कंज्यूम इधर मिल्क और पनीर या कुछ भी आइटम डेयरी की, तो उन्हें एक्ने बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है या फिर नहीं? होता है, देयर हैज़ बिन अ स्टडी इन दिस कि लोगों ने और कोरिलेट किससे किया है, अगर आपको मैं बोलूँ गैस करने कि फुल फैट मिल्क, ठीक है, 2% मिल्क या स्किम्ड मिल्क, आपको क्या लगता है कौन एक्ने करेगा इनमें से? फुल फैट मिल्क। Skim. The answer was skimmed milk. Skimmed milk has shown proof
मतलब कैसे? देयर हैज़ बिन डेटा ऑन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स जो स्किम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उनको एक्ने चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसका रीज़न इज़ IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो शुगर है ब्लड की वो बढ़ी रहती है, उसकी वजह से जो शुगर है वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है और उससे फिर पिंपल्स आ जाते हैं। वो ऑयल्स आपके पोर्स को क्लॉग करके ब्लैक हेड वाइट हेड बनता है, उसको अगर आपने तब ठीक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो वो पिंपल बन जाता है, ठीक है। सो ये होता है, स्किम मिल्क के साथ हमने कोरिलेशन देखा है, नॉट एज सच विद अदर्स, बट दिस ये भी ऐसे नहीं है कि सबको होगा, ठीक है। मुझे शायद होगा, आपको नहीं। ये आपकी बॉडी की भी कितनी मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मैं क्या खाना बंद कर दूँ, तो इसका मैं ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि आप दूध छोड़ दो, ग्लूटेन छोड़ दो, बड़ा XYZ छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, फ्राइड फूड छोड़ दो, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हर इंसान की मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी अलग है। मैं शायद एक पतीला दूध पी लूँ, आई एम ओके, यू नो, पर आप शायद एक कप दूध में आपको पिंपल्स आ जाए। तो आपको देखना होता है कि क्या है जो आपका ट्रिगर है, उसको मैनेज करना है, बस। ऐसे नहीं कि हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ गए। ऑल्सो अभी हमने बात की थी अबाउट द साइकिल दैट अ फीमेल गोज थ्रू एवरी मंथ। राइट। इफ समवन हैज़ लाइक PCOS, तो क्या उसको एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं? यस, इनफैक्ट PCOS का जो क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें एक्ने आता है। सो PCOS में क्या होता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड रहता है, राइट। सो इन फीमेल्स द मेल हार्मोन एंड्रोजन इज़ हायर। एंड्रोजन क्या करता है, वो भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है। जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स है उसको जाके वो स्टिमुलेट करता है कि ऑयल बना दे, और चाहिए हमें, ऑयल बनता जाता है। अब ये ऑयल का कैसे होता है कि वो जब आपकी स्किन की जो पोर है, ठीक है, जहाँ से बाल निकलते हैं, वैसे हमारे बाल पूरे चेहरे पे रहते हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत पतले रहते हैं, तो उस पोर में जाके ये तेल जाके क्लॉग हो जाता है, ठीक है, जिससे फिर बनता है आपका ब्लैक हेड या वाइट हेड। जब इसको हम ट्रीट नहीं करें, ठीक है, तो बॉडी उसको क्लियर करने की कोशिश करती है, तब बन जाता है पिंपल। इवेंचुअली इसमें जो हमारी नॉर्मल स्किन की बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व हो जाती है कि क्या चल रहा है देखते हैं, फिर जाके पस बन जाता है और ऐसे करके आपका पिंपल बनता है। और PCOS में ये बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी हार्मोन्स ही इम्बैलेंस्ड रहते हैं पूरे। इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू लाइक पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो कभी फेड नहीं हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? सो पिगमेंटेशन, पहले तो हमें जानना है कि फेड नहीं हो रहा है क्या, क्या मतलब है, कब से है, आपने क्या क्या यूज़ किया है, राइट। लेट्स टेक वन केस व्हिच यू कैन टॉक अबाउट। सो पिगमेंटेशन मतलब एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स पिगमेंटेशन में, राइट। तो मेलाज्मा हो गया सबसे कॉमन जो इंडिया में है, 1 out of 3 पीपल विल हैव इट, ठीक है। तो ये मेलाज्मा दिखता है एज पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जो आपके यहाँ पर चीक्स पे ऊपर एरिया पे दिखते हैं, नोज़ पे आ सकता है, इवन नहीं, ये एक्सेस मेलानिन है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, प्लस कंबाइंड विथ सन एक्सपोजर, डेकेड्स ऑफ सन एक्सपोजर, ठीक है। तो इसका इलाज वैसे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या है। मेलाज्मा है, हम इसको ट्रीट कर देंगे। अगर आपका लेट्स से फ्रेकल्स है, फ्रेकल्स जो मतलब ऑलमोस्ट पैदाइशी ही होते हैं, जैसे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है, वो सन एक्सपोजर से होते हैं, वो एक सेशन लेज़र से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सन स्पॉट्स है जो अगेन 40s 50s में दिखते हैं, 60s में दिखते हैं, लोगों को ब्राउन स्पॉट दिख जाता है स्किन पे, वो भी लेज़र से ठीक कर सकते हैं हम, और फिर उसका सनस्क्रीन, उनको सन प्रोटेक्शन सिखा के वो भी ठीक हो जाएंगे। तो हमें जानना होता है कि अगर कोई आ रहा है कि मेरा पिगमेंटेशन हट ही नहीं रहा, तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, या फिर ऐसे है कि वो रोज़ जाके बीच पे बैठ रहा है उसको टैनिंग ही हो रही हो, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। तो एक बार हमें पता चल जाए कि क्या टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है और वो अबनॉर्मल पिगमेंटेशन है, ऐसे नहीं कि वो आ जाए कलर बदलने के लिए, अबनॉर्मल पिगमेंटेशन है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस हाँ, पेशेंट का थोड़ा सा हमें कंप्लायंस लगता है कि वो सनस्क्रीन लगाए, बस, वरना ऐसा कोई पिगमेंटेशन नहीं है जो नहीं हटेगा एज सच। इसका हाँ एक आई वुड से एक्सेप्शन है, पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन। ये लाइन ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस में तो दिख ही जाएगी आपको, स्पेशली फीमेल्स में, जो यहाँ आपकी जो कान के आगे की जगह है, यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे, हाँ, ठीक है, तो थोड़ा और आगे, मतलब बालों के आगे, हाँ, यहाँ पे दिखती है, ठीक है। मोस्ट फीमेल्स विल हैव इट, या फिर उनका पिगमेंटेशन होता है अराउंड द माउथ। So, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइन आ जाएगी। हाँ,
मतलब ऐसे एक एरिया होता है, लेट्स से 4x2 सेंटीमीटर एरिया, जो थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये जेनेटिक होता है जो इंडियन जीन्स में है। एंड ऑफ कोर्स जब आपके हार्मोनल, लेट्स से आप अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जो तब जो हार्मोनल चेंजेस है उससे वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्रेस से बढ़ते हैं कई बार, एंड यूवी एक्सपोजर से बढ़ते हैं। ये जो पिगमेंटेशन है ये नहीं हटेगा, ये आपके जेनेटिक कोड में है। इसको हम थोड़ा बहुत लाइटन कर सकते हैं पर ये हटता नहीं है, बिल्कुल नहीं हटता, ये सिर्फ यही एक है। सो पिगमेंटेशन में स्किन डार्क और लाइट दोनों हो सकती है। यस, तो पिगमेंटेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब ज़्यादा पिगमेंटेशन, PIH, ठीक है। ये आपको दिखेगा कोई भी इन्फ्लेमेशन या चोट के बाद, इंक्लूडिंग एक्ने, पिंपल्स के बाद भी जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं वो PIH बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसका ही ऑपोजिट साइड है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपो मतलब डाउन, ओके। तो ये लाइटन हो जाती है स्किन। ये भी कॉमन इतना नहीं है इंडियन स्किन में, बच्चों में ज़रूर दिखता है ये, ठीक है। कई बच्चे आते हैं विद सफ़ेद स्पॉट्स, होता है, लेस कॉमन बट इक्वली ट्रीटेबल। इसमें भी कोई ऐसा है नहीं कि वी हैव टू वरी टू मच अबाउट इट। अभी यू स्पोक अबाउट कि हमारे फेस पे हेयर होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। बट सम पीपल वांट टू गो फॉर हेयर रिमूवल, चाहे उनके आर्म्स पे से हो या फोर हैंड्स पे हो या फिर फेस पे हो, राइट। वो कितना सेफ है कि लेज़र के सो थ्रू सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि इट इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन, इट इज़ नॉट रिमूवल। हेयर रिमूवल नहीं है, लेज़र हेयर रिडक्शन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये। सेकेंड चीज़, I can say I have had laser hair reduction in 2019. I'm sitting in front of you, perfectly happy. It has been, मतलब मेरे लिए तो गेम चेंजर था, मैं बहुत खुश हूँ करके। बहुत सेफ प्रोसीजर है जब आप उसे अच्छे से क्लिनिक में करा रहे हो, मशीन ठीक हो और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट उसको सुपरवाइज कर रहा है। मोस्ट क्लिनिक्स में डर्मेटोलॉजिस्ट खुद नहीं करेंगे, उनके टेक्नीशियन करेंगे, पर हम मशीन की सेटिंग्स करते हैं, ठीक है, और हम ही टेक्नीशियन को ट्रेन करते हैं ऑफ कोर्स। तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ, ठीक है। इनफैक्ट लेज़र मशीन बहुत हाईली टारगेटेड है। सो जो ये लेज़र होता है, ये जो हमारी स्पेसिफिकली ब्लैक हेयर को ही टारगेट करता है। अगर आपके बाल ब्लीच्ड है फॉर सम रीज़न, या फिर अगर आपके ब्लॉन्ड हेयर है, उसको नहीं ट्रीट करेगा ये, सिर्फ एंड ओनली ब्लैक हेयर, क्योंकि ये मेलानिन को टारगेट करता है, ठीक है। तो आपका जो बाल होता है, उसका जो बल्ब होता है, वहाँ पे उधर होते हैं मेलानिन, उसका जो बालों को कलर देगा, ठीक है। तो जब हम लेज़र उस पर करते हैं, वो उस मेलानिन को डिस्ट्रॉय करता है। उससे जो हीट फॉर्म होती है वो होती है एक्चुअल जो आपकी हेयर फॉलिकल को सिकुड़ देती है इन अ वे, तो उससे नया बाल बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सेशंस लगते हैं। पहले आपका बाल सिर्फ थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है, इवेंचुअली वो बनना बंद हो जाएगा। जो थिक हेयर होते हैं, जैसे अंडर आर्म के बाल हो गए लेट्स से, या फिर जैसे PCOS के फीमेल्स यू हैड सेड, तो उनके चिन हेयर बहुत थिक होता है, ठीक है। तो इन बालों में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि थिक बाल मतलब ज़्यादा काला है वो, मतलब ज़्यादा मेलानिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पतले बाल होते हैं, अपर लिप हो गया या फिर नॉर्मल इधर के बाल हो गए, साइड लॉक्स हो गए, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट आई कैन से फॉर श्योर कि अगर आपका क्लिनिक अच्छा है, आपकी मशीन अच्छी है, आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा है, लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत सेफ है इन दिस डे एंड एज, बहुत सेफ है। जो अक्षय कुमार पहले थे एंड जो आज हैं, he has gone through a hair अनिल कपूर या अक्षय कुमार? both अनिल कपूर as well, कि जो पहले थे यहाँ पे बाल ही बाल थे उनके लिए चेस्ट पे, एंड आज when you see him it's a different person altogether. I want to now first watch a movie with you कि आप ये देख रहे हो कि उनके बाल पहले कैसे because you know he has been, I wouldn't say an embodiment, but कहीं ना कहीं we have seen the memes as well कि अक्षय कुमार या फिर अनिल कपूर, and आज if you look at them like bare chested, they're different. So is it like waxing which they go through, or is it like hair removal? See, it depends on them, उनको कितना permanent चाहिए वो, right? मतलब इफ़ दे आर ओके कि कभी बाल आए नहीं, तो वो शायद लेज़र हेयर रिडक्शन करा रहे हो। अगर उनको चाहिए कि क्या पता वापस स्टाइल में आ जाए,
तो शायद वो वैक्सिंग कर रहे हो, इट इज़ रियली अप टू देम। बट आई कैन टेल यू कि क्लिनिक्स में वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स जो आते हैं। मेल्स ज़्यादा करके कराते हैं मिड ब्राउ, जो यहाँ पे होता है कि उनके दोनों आईब्रोज जॉइन होके एक जैसा दिखता है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता, वो कराते हैं। या फिर बियर्ड शेपिंग ज़्यादा कराते हैं। बट फुल बॉडी भी करते हैं काफ़ी सारे लड़के। एंड जो मतलब जिनका बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर है, तो उनमें फिर दे हैव द ऑप्शन कि वो शायद 2-3-4 सेशन के बाद बंद कर दे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़े थोड़े सेशंस के बाद बाल पतले हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आपको 10x10 स्क्वायर सेंटीमीटर में 100 बाल है, ठीक है, तो एक सेशन के बाद वो 100 बाल शायद 60 बन जाएंगे, फिर 40 बन जाएंगे। इवेंचुअली 5-6 सेशन बाद आपके शायद 1-2 बाल ही रहेंगे उतने बड़े एरिया में, सेम एरिया में। ठीक है, तो वो वैसे कर सकते हैं कि वो 2-3 सेशन बाद बंद कर सकते हैं, जिससे बाल है बट कम रहेंगे। दैट इज़ एन ऑप्शन उनके लिए। बट इम्पॉर्टेंट है लेज़र हेयर रिडक्शन, इसलिए हम बोलते हैं रिडक्शन, रिमूवल नहीं, कि आपके बाल पतले रहेंगे, आते रहेंगे, बट आपको वो मतलब तकलीफ नहीं होगी, मतलब विजुअली कॉस्मेटिकली वो प्रॉब्लम नहीं देगा वो बाल आपको। अगर हम लाइक कंपेयर करते हैं लाइक कॉस्टिंग वाइज कि एक फीमेल इफ़ शी गोज़ फॉर एनी वैक्सिंग का सेशन उसे कितनी कॉस्ट पड़ती है? इफ सपोज शी हैज़ टू गो फॉर द आर्म्स की आई हैव वैक्सिंग, नॉट सच में गॉन इन सो लॉन्ग। क्या होती है कॉस्ट? आर्म्स की वैक्सिंग करानी होगा, सपोज यू गो टू अ प्रीमियम वन, हाउ डू यू नो ब्रो? गर्लफ्रेंड, अच्छा यू पे द बिल आई गेस, लाइक कि भाई बहुत महंगा पड़ता है। 1000 रुपीज फुल लेग्स फुल आर्म्स 1000 must be much more, must be much more. ओके, सो सपोज 1000 रुपये एक हाथ के, 1000 रुपये एक हाथ के, हाँ, Both full hands, arm. both अच्छा, legs. both arms, both legs. Okay, let's take a South Bombay का figure. I think around 4-5,000. चलो around like let's take a 2000 ले लो, चलो। चलो let's take a 2000 rupees as a conservative figure. ठीक है, ऑलमोस्ट एक फीमेल को कितना देना पड़ता है एक महीने के अंदर, या फिर आफ्टर हाउ मच? depends. अगेन डिपेंड्स। It depends क्या रहता है again. नॉर्मल एवरेज क्या रहता है? I would say for arms maybe monthly, for legs once in 2 months, for upper lip or eyebrows maybe once in 15 days. So let's take 1 month as an average. Yeah. You know, Okay. the ladies like, you know, मुझे बिल्कुल प्रॉपर दिखना है। So 1 month. So in a way आप 24,000 रुपये पे करते हो एक साल के। Just for arms, legs. Just for but arms. for upper lip, eyebrows, अच्छा, so underarms. okay, so 2000 को कितना करते हैं हम लोग? अच्छा, ओके, हाँ। बैक कभी कभी लोगों को करानी होती है। हम बंदर ही अच्छे थे लेकिन खुजली करना अलाउड था और बाल भी बहुत सारे थे। तो लोग अरे बहुत मतलब मिडरिफ कराते हैं। मिडरिफ क्या होता है? मिडरिफ इज अच्छा, यहाँ midriff, मतलब, ओ, हाँ, हाँ, हाँ। वो कराते अरे हैं। वाह। तो एंड इवन लिबिकनी वैक्स भी होता है, बिकिनी वैक्स होता है of सो course। इसको मानते हैं हम लोग 5000 रुपये कम से कम ऑन एन महीने एवरेज, के। किसी महीने कुछ किसी महीने कुछ, सो ऑन एन एवरेज Five. आपने लगाया 5000 रुपीज इंटू 12। वाओ, 60। ओ सॉरी ये तो भूल ही गए थे हम लोग, फेशियल भी है, डीटैन भी है, हेयर पर लेजर हेयर रिडक्शन में वो नहीं आएगा आपका। सो अभी हमसे भी आएंगे हम लोग। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इज सो हाई। हम तो लाइफ बॉय से फेस वॉश कर लेते हैं, वी आर ओके विद दैट, इट वर्क्स, है ना, काम चल जाता है हमारा। सो ओके, ऑन एन एवरेज लाइक 60,000 रुपये हम स्पेंड करते हैं जस्ट टू मेंटेन आवर सेल्स, राइट? बहुत बेसिक मेंटेनेंस, बहुत बेसिक मेंटेनेंस है। वाओ। एंड कितनी कॉस्ट पड़ती है फॉर लेजर रिडक्शन? आई वुड से इन मुंबई अ सिंगल सेशन यूजुअली 60,000 का आपको एक सेशन मिलेगा, बट वो एक सेशन इज फुल बॉडी। डन, फुल बॉडी नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, यू नीड 6 सेशंस अप्रोक्सीमेट। सो अराउंड 4 लाख रुपीस में पूरा काम हो जाएगा। हाँ, बट व्हेन यू बाय 6 सेशंस, ये लाइफ लॉन्ग है ना ये 4 लाख में? हाँ, बट व्हेन यू बाय 6 सेशंस टुगेदर आपको क्लिनिक्स भी कई बार डिस्काउंट दे देते हैं। लेट्स सपोज लाइक 3 लाख मान लेते हैं, Let's say राइट? 3 lakh. कि 3 लाख में यू हैव अ लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ योर स्किन, समथिंग लाइक दैट फॉर हेयर। तो सही है ना? हाँ, कॉस्ट वाइज। और आपको एक तो आप जैसे अभी मैं आपको लेजर रिडक्शन का एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे अभी इसमें आप मंथली जा रहे हैं, राइट? इन द सैलून आप वैक्सिंग के लिए मंथली जा रहे हो। लेज़र में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाल बनना कम हो जाता है, ठीक है, शायद बंद ना हो बट कम तो हो जाता है, ठीक है, कई लोगों को बंद भी हो जाता है बट कम हो जाता है।
ओके और जो आपकी हेयर साइकिल है, जो आपको हर महीना फुल ग्रोथ आ रहा है, वो फिर हो जाता है 2 मंथ्स 3 मंथ्स, इवेंचुअली आपको शायद एक आध साल में भी जाना पड़े। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका, क्योंकि आप शायद देखोगे या फिर मे बी आपको बताया जाएगा कि वेकेशंस प्लान करती हैं औरत, वेकेशन के पहले 2 दिन ऐसे होता है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, राइट? तो ये सब नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपने कहा था कि जो वैक्सिंग है इट्स अ पेनफुल प्रोसेस एवरी मंथ, राइट? एब्सोल्युटली। जो लेज़र है इज़ अ पेनफुल? Laser is a little painful, but it's obviously not zero pain. But compared to waxing, it is nothing. ओह अगर आपने कभी किया है वैक्स? नहीं। ओके, तो वैक्सिंग इज वेरी पेनफुल, लेजर इज लाइक क्या कैसा लगा ब्रो? लग गई थी? कहाँ तक आवाज़ पहुँची थी माँ? वेरी वेरी पेनफुल। एंड उसके कंपैरिजन में लेजर इज लाइक, एक तो जल्दी भी हो जाता है, टक 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 जल्दी भी हो जाता है। तो आई वुड से लेजर इज मे बी 20% पेन ऑफ वैक्सिंग एट मोस्ट, वेरी बेरेबल। इंपॉर्टेंट इसकी डिस्कम्फर्ट है बट नॉट पेन, इट्स बेरेबल। हाउ अबाउट एंटी एजिंग क्रीम्स? बहुत सारी आती हैं मार्केट में, बिल्कुल। एंड द एस्पिरेशन इज अगेन टू लुक यंगर एज कम्पेयर टू योर बायोलॉजिकल एज। तो वो कितनी इफेक्टिव होती हैं, एंड हाउ कैन समवन लुक यंग एज कम्पेयर टू देयर एक्चुअल एज? ओके, सो सी फर्स्टली व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग क्रीम, आपको होना चाहिए पता कि उसमें क्या है, ठीक है? समटाइम्स एंटी एजिंग क्रीम्स आर जस्ट मॉइस्चराइजर्स, ठीक है, कुछ नहीं इतना प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे एंड फुल स्टॉप। कभी कभी एंटी एजिंग क्रीम्स में होंगे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पेप्टाइड्स या फिर रेटिनॉल, ठीक है, जो प्रूवन इंग्रेडिएंट्स है। रेटिनॉल तो 1980s से यूज़ में है, ठीक है, सो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स प्लस हो गए प्रॉब्ली। तो सॉरी 40 ईयर्स हो गए। सो रेटिनॉल हैज़ बिन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि उसके एडवांटेजेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंटी एजिंग क्रीम में क्या है, एंड ऑल्सो कि एंटी एजिंग प्रोसेस क्या होती है, कि जो हमारा कोलेजन होता है स्किन के अंदर, ठीक है, वो डिग्रेड होता है विद टाइम, ठीक है। तो ये टाइम से डिग्रेड होगा, सन से डिग्रेड होगा, तो हमें वो कोलेजन वापस लाना है, जो रेटिनॉल करता है, जो पेप्टाइड्स शो किया है कि पेप्टाइड्स भी करते हैं, विटामिन सी भी करता है। तो हम ये इंग्रेडिएंट्स चूज़ करेंगे हमारे एंटी एजिंग क्रीम में, आपको बेनिफिट दिखेगा। आप मॉइस्चराइज़र लगा के या नारियल का तेल लगा के करोगे, नहीं दिखेगा आपको बेनिफिट। आपको हाइड्रेशन ज़रूर मिलेगा। हम जैसे एज करते हैं हमारी स्किन ड्राई भी ज़्यादा होते जाती है, तो डेफिनेटली वो हाइड्रेशन भी हेल्प करेगा, बट आपको एंटी एजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। उसके लिए आपको स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि यंग कैसे दिखे, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, यंग कैसे दिखे, राइट? क्योंकि मैं जो सोचूंगी कि लेट्स से मैंने आपको बोटॉक्स कर दिया, मैंने आपका फिलर कर दिया, लेट्स से रेटिनॉल का आपका रूटीन बना के दे दिया आपको, ठीक है, पर आपके दिमाग में गोल क्या था? ओके, कि मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा दिखना था। आप अपने हिसाब से तो यंग दिख रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू द गोल जो आपके माइंड में सेट है, वो शायद मिसमैच होगा। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या है आपका गोल। यंग क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, बहुत वेग टर्म है, तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज़ यंग, क्या है, और तब मुझे या फिर तब आपके डॉक्टर को एक्सप्लेन करना होगा आपको कि रियलिस्टिक क्या है इसमें अचीव करना, क्योंकि तब ही इंसान थोड़ा बहुत खुश रहेगा विद द रिजल्ट। वरना आप कितना भी पैसे खर्च कर लो, अगर आपके अनरियलिस्टिक गोल्स है, आप यंग नहीं दिखोगे। सपोज कोई 45 ईयर्स का है एंड उसको लगना है 30 ईयर्स का, स्टिल डूएबल। स्टिल डूएबल है, पॉसिबल? हाँ, बट उनको बहुत डेडिकेशन लगेगा, पेशेंट को भी डेडिकेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्टर थिंग। क्या करोगे पेशेंट आप का उसको 45 से 30 में लाने के लिए? तो पहले तो ऑफकोर्स एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि उसका क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज है। उसको अगर रिंकल्स है कहीं, तो कितने डीप है वो रिंकल्स, कितने सालों से है, बिकॉज उस हिसाब से हमें हमारा प्लान बनाना पड़ेगा, हट राइट? जाएंगे रिंकल्स? हट जाते हैं, हट जाते हैं, इनफैक्ट इतने अच्छे से हट जाते हैं कि इट फील्स अ लिटिल बिट लाइक मैजिक समटाइम्स। तो यस, पर बोटॉक्स करके रिंकल्स हट जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट परमानेंट। आपका एक इंजेक्शन बोटॉक्स का 3 to 6 months चलेगा। ओह, साइड इफ़ेक्ट्स?
साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ नॉट इंजेक्टेड प्रॉपरली, क्योंकि बोटॉक्स क्या करता है, वो आपके मसल को रिलैक्स कर देता है, ठीक है. सो जैसे जब आप ऐसे करते हो, यहाँ पे आपको लाइंस दिखते हैं, राइट. सो अगर आप मे बी फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू द एज ऑफ 25 यही करते जा रहे हो, व्हेन यू आर सरप्राइज कि अरे क्या हो गया, राइट. तो ये लाइंस ज़्यादा सेट हो जाती है आपकी स्किन में, ठीक है. फिर ये ज़्यादा दिखेंगी आपको, ओके. सपोज आपने कभी ऐसा सरप्राइज दिखाया ही नहीं है, आप हमेशा नॉर्मल रहे, इवन एट द एज ऑफ 30 आपको लाइंस शायद ना हो इस पर, ठीक है ना. लेट्स से आपको लाइंस है, हमने बोटॉक्स कर दिया, ये लाइंस नहीं दिखेंगी क्योंकि ये मसल रिलैक्स हो गया है. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम ऊपर देख रहे हैं, तब लाइंस बन रही है. ये मसल रिलैक्स हो गया, नीचे देख रहे हैं, लाइन नहीं है, राइट. तो ये मसल रिलैक्स हो जाता है. अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इसको इंजेक्ट सही नहीं किया तो आपको फोरहेड में यहाँ पे ड्रूपिंग दिख जाएगा, एक आंख ऐसी रहेगी, थोड़ी बंद रहेगी, ओके. ठीक है. बट बिकॉज लाइक आई सेड, बोटॉक्स 3 से 6 महीने ही चलता है, वो 3 से 6 महीने में ठीक भी हो जाएगा आपका ड्रूपिंग. इसका इलाज ये है टू गो टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो सही करेगा विदाउट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है. जो बहुत लो अगर इंजेक्ट किया तो ये होगा. फिर नेक्स्ट होगा फिलर, ठीक है, क्योंकि एज वी एज हमारा कोलाजन कम हो जाता है, हमारा फैट जो फेस का फैट है वो भी कम हो जाता है. जब आप बच्चों को देखते हैं ऐसे एकदम ऐसे चुगली वुगली जैसे क्यूट चीक्स रहते हैं, है ना, तो वो भी विद एज कम हो जाता है, राइट. तो पीपल से बेबी फैट लूज हो गया सॉर्ट ऑफ, राइट. तो सिमिलरली ऐसे फेस का फैट होता है वो लूज होते जाता है, ओके. तो व्हेन यू सी अ मच ओल्डर पर्सन, आप देखोगे कि उनके चीक्स थोड़े अंदर गए हुए रहते हैं, उनकी आंखें थोड़ी अंदर रहती है, क्योंकि ये फैट डिपोजिशन भी चला जाता है. तो हम फैट को तो रिप्लेस कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन हम नहीं कर सकते, तो हम करेंगे उसको फिल, ठीक है. तो फिलर से फिल होता है, फैट फिलर्स भी आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट हम फिलर से फिल करेंगे ताकि वो जो एरिया है आपका अंडर आई एरिया है, जो अंदर संकन हो गया है, उसको हम थोड़ा फिल कर देंगे. फिलर्स आर हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी उसको नॉर्मली भी मेटाबोलाइज कर देती है. इसलिए आपका फिलर भी 6 मंथ्स टू मैक्सिमम 12 मंथ्स में डिजॉल्व हो जाता है अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसका अगेन साइड इफ़ेक्ट यही है कि अगर इसको अच्छे से इंजेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिलर माइग्रेशन होता है. तो जैसे आपने शायद किसी सेलिब्रिटीज़ का देखा होगा, उन्होंने लिप फिलर यहाँ किया है बट यहाँ आ गया है, एकदम ऐसे हो जाते हैं उनके लिप्स, राइट. आई एम नॉट सेइंग हू. You knew it. I was about to ask you कौन सी एक्ट्रेस का नाम है. सो उनका हो जाता है, ठीक है. देन I think audience can like put it in the comment section कि कौन है वो. I am not and tag ma'am also. I am not involved in this. Okay. But so yeah, but इसका actually मतलब ये तो side effect है, okay whatever. But there are more major side effects like necrosis. Necrosis मतलब death, skin death, cell death. Okay. तो क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई देती है, जो आर्टरी यहाँ की ब्लड सप्लाई देती है, वो एंड आर्टरी है. इसका ये मतलब होता है कि जैसे हमारे हाथ में, ठीक है, यहाँ पे बहुत ब्लड सप्लाई है, एक आर्टरी अगर ब्लॉक भी होगी दूसरी आर्टरी उसे सप्लाई कर देगी. लिप में ये नहीं है. लिप की जो एंड आर्टरी है वो एंड है. अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ की स्किन को ब्लड नहीं मिलेगा, यहाँ की स्किन मर जाएगी. एज सिंपल एज दैट. तो अगर आपका इंजेक्शन सही नहीं गया तो आप सोचिए यहाँ पूरा एक ब्लैक पैच है डेड स्किन का, वैसे हो सकता है. अंडर आई फिलर में प्रॉब्लम हो सकता है ब्लाइंडनेस सीधा, क्योंकि यहाँ की आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई, एंड आर्टरी, सो ओवर, गेम ओवर, ठीक है. तो अगेन गो टू एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना हो, एंड अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क. बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको बताए, जैसे मैं आपको प्लेनली बता रही हूँ, ये हो सकता है कि वो भी बताए कि देखो ये सारे है, इसकी परसेंटेज एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बहुत ही लो है, बट फिर भी यू शुड नो इट. जो डार्क सर्कल्स होते हैं, सपोज इफ आई वर्क ऑन माई सिस्टम फॉर मे बी लॉन्ग आवर्स, तो यू हैव सम डार्क सर्कल्स, एंड देन वी सी सम फोटोग्राफ्स जहाँ पे जो खीरा है वो लगा के आप बैठ जाओ, एंड देन इट जस्ट इट डिसअपियर्स. क्या ये वर्क करता है या फिर जस्ट अच्छा फील होता है, और क्यों होता है डार्क सर्कल्स? आई वुड से 99.9 इज अच्छा फील होना, एंड 0.1 इज वर्किंग इन अ सेंस कि वो आपकी वापस अंडर आए. एक तो आप ये लगा के बैठे तो आप स्ट्रेन नहीं कर रहे अपनी आँख, ठीक है, ओके, लैपटॉप पे. और दूसरी चीज़ है कि वो थोड़ा सा हाइड्रेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप जब स्ट्रेन करते हो अपनी आँख, कई बार हम ऐसे करते हैं, वी विल रब दैट अंडर आई एरिया, थोड़ा वो ड्राइनेस जो होता है वो उसको वो हेल्प करेगा, बट दैट इज़ नॉट एज मच एज अगर आप एक क्रीम, डेडिकेटेड टारगेटेड क्रीम यूज़ करो, उससे ज़्यादा आपको इफेक्ट मिल जाएगा. क्या किया जाए इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स?
सो डार्क सर्कल्स अगर आपके है, लेट्स से बिकॉज ऑफ वर्क, ओके, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, हाँ, ठीक screen है, time। दैट वी कैन हेल्प विथ क्रीम्स. अगर आपके कौन डार्क सी क्रीम सर्कल्स लगाओगे? है, अंडर आई के लिए रेटिनॉल बेस्ड क्रीम, विटामिन के बेस्ड क्रीम बहुत अच्छी है, कैफीन आई क्रीम्स, हाइलुरोनिक आई क्रीम्स, एंड अभी विटामिन सी की भी आती है, विटामिन सी. दीज 5 थिंग्स यू यूज, गुड टू गो. पेप्टाइड्स ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन. एनी वन ऑफ दीज, स्टार्ट विथ एनी वन ऑफ रात दीज को सोने से पहले लगा रात दो। को सोने के पहले. एंड ऑफकोर्स रात को भी, जैसे अभी आपका अगर बिकॉज ऑफ योर वर्क आप बहुत स्क्रीन टाइम है आपका, तो एटलीस्ट रात को तो स्क्रोल मत करो, यू नो, एटलीस्ट गो टू स्लीप देन. ओके, या फिर अगर आपको कुछ करना ही है तो यू कैन एक्चुअली रीड अ बुक विच डजेंट हैव, जहाँ पे आपका थोड़ा सा और लुक अराउंड, बिकॉज हमारा जो वो फोकल लेंथ है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि वी आर फोकसिंग समवेयर एल्स, थोड़ा दूर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ so these are your eye creams. Okay, other than that, small things that you should look for is कि अगर आप आई ड्रॉप्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आई ड्रॉप से तो ऐसे तो नहीं कि आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है, कि उससे फिर पिगमेंटेशन आएगा. अगर आप बहुत रब कर रहे हो, लोगों का कभी कभी ना वो एक नर्वस टिक जैसा होता है, थोड़ा एक एंग्जाइटी होती है, तो रब कर लो आंखें, तो उससे भी वो फ्रिक्शन होके फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन हो सकता है, तो वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है. आपका वाटर इनटेक अच्छे से मेंटेन करना है, दैट इज़ इट, दैट इज़ योर अंडर आई. पर अगर आपको जेनेटिक डार्क सर्कल्स है, दैट यूजुअली मीन्स कि आपकी जो बोन है यहाँ की वो ही बड़ी बनी है, ठीक है, तो आँख अंदर गई है, उसकी वजह से जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो भी अंदर थोड़ा गया है, तो शैडो पड़ रही है उस पर. उसमें सिर्फ फिलर्स ही काम आएंगे और कुछ काम नहीं करेगा. अगर उसके साथ आपको पिगमेंटेशन है, डेफिनेटली क्रीम से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, बट उसका एक्चुअल फाइनल सोल्यूशन इज़ फिलर्स. ओजेम्पिक आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच दे डू लूज़ द फैट एंड दे फील बेटर, लेकिन जो उनकी स्किन है वो बहुत लूज़ हो जाती है. क्या वो ठीक हो सकती है? देयर हैव बीन लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स प्लस famous people. You can like search and like tag me. So जो उनका like skin इतना like जो ड्रूप करता है, वो क्या ठीक हो सकता है कभी? सो ओजेम्पिक का क्या होता है कि फेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड ओजेम्पिक फेस. ओके, जो फेस का फैट मैंने आपको जैसे बताया था कि एज पीपल एज उनका अंदर चल जाता है, वैसे हो जाता है, इट्स बिकम्स गॉन्ट. गॉन्ट मतलब ऐसे पूरा अंदर गया है उनका चेहरा, ठीक है. सो दैट हैपेंस. उसका इलाज अगेन फिलर्स है. अगर उन्होंने वेट बहुत लूज किया है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे सैगिंग स्किन है, पेट पे सैगिंग है, चेस्ट पे हाँ, है, ऑल ऑफ दिस सैगिंग स्किन दैट इज देयर. तो इसमें होता है, फर्स्ट इज वेट एंड वॉच. कई बार बिकॉज आवर स्किन इज अ लिटिल इलास्टिक एटलीस्ट, वी हैव टू सी कि, एंड वेट एंड वॉच इज 6 to 12 months, नॉट अ स्मॉल टाइम, कि शायद इधर से इतना आ जाए, यू नो. सो वी हैव टू वेट एंड सी कितना हो रहा है. आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड योर डॉक्टर विल टेल यू वेट, लेट्स नॉट कट एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है. एंड देन आफ्टर इट हैज़ स्टेबलाइज थोड़ा कि ठीक है इससे और कम नहीं हो रहा है, फिर जाके आपको प्लास्टिक सर्जरी का ही ऑप्शन है, क्योंकि ये पूरी स्किन है उसको कट करके वापस सो करेंगे वो. सो उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का कुछ रोल है नहीं, दैट इज़ एन एंटायरली प्लास्टिक सर्जन थिंग. तो एक्सेस स्किन निकाल देते हैं बिकॉज बस. whenever someone loses weight, चाहे वो पोस्टपार्टम वेट हो, तो निशान रह जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हैं वो रह जाता है. तो क्या वो हट सकते हैं विद दोस क्रीम्स, या फिर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेच मार्क्स इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन कैसे? बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स कब होता है, जब देर इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, ठीक है. आपके फर्स्ट स्ट्रेच मार्क्स आपने शायद नोटिस किए होंगे आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, क्योंकि तब रैपिड ग्रोथ हुआ है इन फीमेल्स, इन मेल्स, ऑल ऑफ दिस, योर बॉडी बिकम्स अ लिटिल बिट मोर राउंडेड, ठीक है. तो इससे होते हैं आपको स्ट्रेच मार्क्स. इसका प्रिवेंशन है मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज इट इज़ लिटरली जो आपकी बॉडी है, आपकी स्किन है, वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है. तो जैसे इतने 4 फाइबर्स है इतने एरिया में, बट वो एरिया बढ़ गया, तो ये जो है ये आपके स्ट्रेच मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि स्किन फट रही है वो वहाँ पे. तो इसका बेस्ट थिंग टू डू इज़ पुट मॉइस्चराइजर. दैट इज़ द एब्सोल्यूट बेस्ट थिंग टू डू. देन यू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी में भी यही हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है. सो विमेन हु हैव पुट बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, ऑयल, व्हाटएवर ऑन देयर बेलीज हैव सीन लेसर स्ट्रेच मार्क्स. पर लेट्स से आपको नहीं थी ये नॉलेज, अब हो गए स्ट्रेच मार्क्स, क्या करें. तो इसमें व्हाट वी डू इज़ वी डू लेज़र, ओके, वी डू PRP ट्रीटमेंट.
PRP होता है कि आपके ब्लड के पेशे ही हम सेंट्रीफ्यूज करके उसमें ग्रोथ फैक्टर्स उसके निकाल के उसको इंजेक्ट करते हैं, तो वो ग्रोथ फैक्टर से भी आपका जो कोलेजन लॉस्ट हुआ है वो ग्रो हो जाएगा। लेज़र से भी हम यही कोशिश करते हैं कि करें, ठीक है। बट इससे सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस इम्प्रूव होता है, ऐसे नहीं है कि इट विल गो बैक टू हाउ इट वॉज, दैट विल नॉट हैपन, ओके। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ कि स्ट्रेच मार्क्स जब पहले आते हैं ना वो रेड होते हैं, ओके, फिर वाइट हो जाता है। तो जब ये रेड है तब भी आपके पास थोड़ा स्कोप है उसको इम्प्रूव करने का विथ मॉइस्चराइज़र, विथ रेटिनॉल, मतलब अनलेस यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, रेटिनॉल बेस्ड बॉडी लोशन, सेरम्स, विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड सेंट्रल एशियाटिका, इन चीज़ों से आपका इम्प्रूव होगा वो, ओके। बट अगेन ऐसे नहीं होगा कि इट विल गो बैक टू हाउ इट वॉज बिफोर, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल। So you mean to say that, going back to our discussion की accepting yourself and not Very important. affecting your skin color or texture और जो भी हो रहा है स्किन में आपके साथ, should not impact you over here. Exactly. If it can be fixed, go ahead, get it fixed. If it is Most of it, हाँ, exactly, it can be fixed. If it cannot be fixed, accept it. It's completely fine. It's natural, which is what people want, natural. So just acceptance is the most important. It's key. Wonderful. We would have a few rapid fire questions Let's to go. wrap it up, and keep it very very fast, Done. very very prompt. So एक स्किन केयर मिथ जो तुरंत बैन होना चाहिए। Toothpaste on acne. फेयरनेस क्रीम्स स्कैम या साइंस? Scam. ऐसा प्रोडक्ट जो आपको पसंद है बट लोग उससे हेट करते हैं। Pimple patches. मोस्ट अंडररेटेड देसी नुस्खा दो एक्चुअली वर्क करता है। Ghee for dry lips. I also use it. ओह, Very good. नॉट द लिप बाम एंड ऑल? I also use lip balm, but अच्छा। ghee is. बहुत बढ़िया। सो एक ट्रेंड जिससे आप सीक्रेटली लाइक करते हो बट ओपनली रिकमेंड नहीं करते, क्या है वो? I would say again pimple patches. ये नहीं सेम आंसर नहीं कर सकते हम लोग, समथिंग न्यू। एक ट्रेंड, ओके फाइन, आई गॉट इट, ओके। आपको वापस पूछना है, मैं आंसर ऐसे ही दे दूँ। नहीं गो अहेड। फेस मास्क, आई लव फेस मास्क। लेकिन किससे बनवाना चाहिए? मैं तो ऐसे ही लेती हूँ, मैं नहीं कर सकती है घोलना मिलाना, बट अगर आपको करना है तो बेसन दही इज कम्प्लीटली फाइन, Is गो best. फॉर इट। परफेक्ट। ब्लीचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बर्न्स भी हो सकते हैं एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन लॉन्ग टर्म। एलोवेरा एज अ सनस्क्रीन? एलोवेरा गुड, एज अ सनस्क्रीन बैड। बैड, ओके। डज स्पाइसी फूड अफेक्ट योर स्किन? नो, नो और नो? दिस इज न्यू फॉर मी, लाइक व्हाट, बट नो। होता नहीं कि उनकी स्किन लाल हो जाती है तुमसे, वो खाते तो हैं वो। अच्छी बात थोड़ी है। पूछ रहे हैं कि स्पाइसी फूड इज गुड फॉर योर स्किन और नॉट? नो, नो, ओके। स्मोकिंग गुड फॉर योर स्किन? स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मे बी फॉर स्किन। अल्कोहल इज गुड फॉर स्किन? नो, ऐसा नहीं है, नहीं। रेड वाइन से कुछ अच्छा हो जाता है? वो तो heart health अच्छा, का हार्ट था। होता है, हार्ट अच्छा तो है, लाइक हेल्थ, स्किन अच्छी, ऐसा नहीं है। ओके। अच्छा, हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक टू फिक्स योर स्किन? water cannot fix your skin, but you should drink 3 to 4 liters of water daily. Irrespective of the season? 3 to 4, yeah, matlab 4 in summers, 3 in winters is Acha, 4 okay, days is fine. but if you don't drink enough water, your skin can worsen, but ऐसे नहीं कि पानी पी लो और बस skin अब glow करेगी। What is the effect of ice water on your skin? Ice water is not bad. It's another trend that is very viral, but not bad, I Not would bad. say. सिर्फ ऐसे है कि उसको डंक करके ज़्यादा देर मत रखिए, क्योंकि फिर आपके वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो सकती है। कर लो Approximately for how much less than a duration? minute is okay. That's it. Every single day? I would say 5 seconds, 5 to अच्छा। 10. कितना you can't tolerate so much also. We will look young? You will look fresh for some time. ये तो बहुत सही आंसर दिया आपने। You look fresh for some time, not like You can do it before a shoot, probably. अगली बार ही करूँगा मैं। मड बाथ फॉर स्किन कितनी इफेक्टिव है? Not effective. नॉट इफेक्टिव? No. ओके। कौन कर रहा है ये? लोग कर रहे हैं। तभी हमारे This पास is है। like that scene from Nayak. See, this joke is only for millennials. So true. अच्छा, I like spoke about
माई लाइक एलर्जी जो मुझे हुई स्विमिंग पूल से। सो स्विमिंग पूल में जाने से पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इज इट एन आउटडोर एंड इंडोर? Outdoor आउटडोर ही है। होगा मोस्ट लाइकली, बट हम लोग लाइक साउथ बॉम्बे में नहीं है ना, हम लोग सनस्क्रीन दिल्ली में रहते हैं। सनस्क्रीन लगानी है, वाटर प्रूफ वाटर प्रूफ Sunscreen. सनस्क्रीन। and waterproof sunscreen also stays for 80 minutes maximum. So अच्छा। approximately every 1.5 hour अगर आप रीअप्लाई कर सकते हो, आइडियल केस सिनेरियो, ठीक है। उसका रीएप्लीकेशन भी आप वो स्प्रे से कर सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर आके प्रॉपरली लगा रहे हो, वेल लाइक रियली गुड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनस्क्रीन। इमीडिएटली आफ्टर यू कम बैक नहाना है, बॉडी लोशन लगाना है, बिकॉज वो क्लोरीन जो है वो डिहाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। सो बॉडी लोशन लगा के आप मॉइस्चर अंदर डालोगे। सेकेंड थिंग इज़ फॉर हेयर, यू हैव टू यूज़ अ हेयर कैप, स्विमिंग कैप, बिकॉज वो क्लोरीन आपके बालों में भी जाके डैमेज करेगा, ठीक है। तो बालों को ड्राई, वीक, ब्रिटल बनाएगा। सो जस्ट इंश्योर दिस, यू आर गुड टू गो। सनस्क्रीन बिफोर, हैव अ बाथ, मॉइस्चराइज आफ्टर, डन। स्विमिंग के बाद जो लाइक टैनिंग होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्लोरीन या बिकॉज ऑफ सनलाइट? बोथ, बोथ। बट मेनली बिकॉज ऑफ द सनलाइट ऑफ कोर्स। क्योंकि आप कितना भी डीप जाओगे डज नॉट मीन कि इतना डीप तो नहीं जाओगे आपकी आप मारियाना ट्रेंच सो प्रेफरेबली गो इन द पूल इन द इवनिंग। आइडियल, बट Best. यू still have chlorine damage. So chlorine damage से आप चाहोगे कि एटलीस्ट आफ्टर दैट हैव अ बाथ, पुट बॉडी लोशन ऑन। एंड सनस्क्रीन लगा के जाओ। रात को नहीं। अच्छा, नीड नहीं है, ओके। ऐसा नहीं सपोज आपकी एक लेयर लग गई तो कुछ आपको क्लोरीन इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता? सो देर आर बैरियर, मतलब वो बैरियर कैर ही हो गया आपका। अगर आप कोई बॉडी लोशन भी लगा सकते हैं, ग्रेट, ओके, बट एटलीस्ट उसके बाद आपको नहा के वो बॉडी लोशन But I feel that if I'll apply something on my skin before going to the pool, I'm causing more harm to the people in the pool because वो कहीं ना कहीं उसमें मिक्स नहीं होगा। क्या होगा? क्लोरीन है ऑलरेडी पूल में, और नहीं करेगा कुछ, डोंट वरी। How safe is bikini wax? So bikini wax happens on the skin part, okay? So it is as safe as doing it anywhere else, unless your technician, the person performing it, is not very good at it and it spills onto more sensitive areas, it's okay. But of course burn के chances उतने हैं जितने आप अगर हाथ पे कर रहे हो उतने, but क्योंकि वो area skin ही है जो वो करते हैं, जो वो निकालते हैं, so bikini wax is fine, but just be careful कि आप movement के time इधर उधर कुछ दिक्कत ना आए। Understood. And for the males who go for hair removal on their body, Waxing क्या या वो इतना laser? सेफ है जो like trimmer लोग यूज़ करते हैं? Very safe, no That's pretty safe. problems. Absolutely fine. Even women use facial razors. That is also completely fine. उसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एक टाइप ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है। मतलब आपके बालों के साथ आप कई बार आपकी माइक्रोस्कोपिक डेड स्किन भी निकल सकती है, तो आपकी स्किन उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव बन सकती है, ओके। सो इसलिए इसके तुरंत बाद आप कोई हाईली पोटेंट कोई ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाएं आपके स्किन पे। जस्ट मॉइस्चराइज़र या फिर कोई कामिंग, इवन एलोवेरा इज़ ओके आफ्टर दैट 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं रूटीन में, वो यूज़ कर सकते हैं 2-3 दिन के गैप के बाद बस। और अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो वो एरिया अवॉइड करना होता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि सपोज इफ़ यू ट्रिम सो आपकी जो हेयर ग्रोथ है और बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मिथ। तो बिग मिथ। आप सोचिए कि अगर सिर्फ रेजर करने से बाल अगर आते थे तो टकले लोग होते ही नहीं इस दुनिया में, है ना? हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स ही शट डाउन हो जाते हैं। Very nice. Awesome. Thank you so much for doing this. Thank I loved every bit of it. सेम वाज रियली गुड। वो नाम क्या थे उन लोगों के? बताया नहीं आपने, चलो कोई नहीं। Done.